भाई आशीष पटेल जी, शिव प्रताप शुक्ला जी, रवि किशन शुक्ला जी, जयप्रकाश निषाद जी, कमलेश पासवान जी और यहीं के विधायक जिन्होंने योगी जी को जिताने का संकल्प लिया है, डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल जी। और आज योगी जी के नामांकन में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास को दोहराने जा रही है। 2014, 2017 और 2019 तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास का रास्ता अख्तियार कर प्रचंड बहुमत दिलाया। आज योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। और स्थान भी इतना पवित्र है। शिव अवतार माने जाने वाले महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की भूमि पर आज हम योगी जी का पर्चा डलाने आए हैं। मित्रों, गोरक्षनाथ का भूमि कई तरह से याद रखा जाता है पूरे देश भर में। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, स्वयं गोरक्षनाथ जी और कबीरदास चारों की कर्मभूमि रही है गोरखपुर में। आज हम ये ऐतिहासिक निर्णय कर जा रहे हैं कि हम फिर से 300 पार होंगे। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब मुझे 2013 भी याद आता है। 2013 में मुझे जब भाजपा का प्रभारी बनाया गया तब देश भर के और विशेषकर दिल्ली के पत्रकार कहते थे, आपको किस जगह पे भेज रहे हैं जहां भाजपा शायद इस चुनाव में डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाएगी। खैर, मोदी जी के नेतृत्व का चमत्कार देखिए, ईश्वर की कृपा देखिए। उत्तर प्रदेश जहां डबल डिजिट की बात करते थे, विपक्ष डबल डिजिट में नहीं पहुंचा, हमने 73 सीटों को प्राप्त। विधानसभा चुनाव में भी जब हम कहते थे, भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाकर कहते थे कि हम 300 पार करेंगे, हमारा मखौल उड़ाया जाता। यही उत्तर प्रदेश की महान जनता ने विधानसभा के चुनाव में भी मोदी जी के नेतृत्व में 300 पार करने के लिए हमें मैंडेट दिया। फिर योगी आदित्यनाथ जी को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। 19 का चुनाव हुआ। 2 साल तक योगी जी ने यहां पर सुशासन की नींव डालने का काम करा था। उसको देखते हुए सारे विपक्षी दल इकट्ठा हुए और एक महागठबंधन बनाया। मैंने भुवनेश्वर कार्यकारिणी में कहा था, जो बचे कुचे हैं वो भी इकट्ठा हो जाओ, कर लो 2-2 हाथ, हम फिर से एक बार 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। और मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में फिर से 65 सीटें आई। और फिर मोदी जी की उत्तर प्रदेश के प्रति जो अनुराग है और योगी जी की जो कर्मठता है, इसका एक सुभग सुमेल हुआ। जो उत्तर प्रदेश और विशेषकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, देश के गृह मंत्री के नाते गर्व से कहता हूं, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश में माफिया 3 ही जगह दिखाई पड़ता है, या तो वो जेल में है, या तो वो उत्तर प्रदेश के बाहर चला गया है, या तो
सपा की विधानसभा सदस्यों की सूची में दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश के अंदर से हर जनपद में एक माफिया बनाया था, वो राज करते थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस माफियाओं से डरती थी। आज योगी जी के राज में स्थिति ये आ गई है कि माफिया स्वयं जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर सरेंडर कर रहा है। मित्रों, सरेंडर कर रहा है। और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा योगदान है भारतीय जनता पार्टी का और योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी सफलता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते कि 25 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में उन्होंने कानून का राज प्रस्थापित करने का काम किया। मित्रों, मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से ही सांसद बनकर गए और मोदी जी हमेशा कहते हैं जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा 22 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला देश का सबसे बड़ा सूबा है, जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता देश का विकास असंभव है। और मोदी जी हमेशा गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी इसके उत्थान के लिए लगे रहे। मोदी जी ने ढेर सारी योजनाएं प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के अंदर भेजी। हर गरीब के लिए घर बनाने की योजना भेजी, हर गरीब महिला को गैस का सिलेंडर देने की बात करी, हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने की बात की, हर गरीब को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए, ऐसी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लाए। हर गरीब के घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचे, इस प्रकार की योजना लेकर आए। इसके साथ साथ हर गरीब को, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को मुफ्त कोरोना का टीका लगाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी। मित्रों, मैं तो देश भर की सरकारों के कामकाज देखता हूं। ढेर सारी योजनाएं मोदी जी ने गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए भेजी, मगर इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। मोदी जी ने जो 73 योजनाएं भेजी है वो सबके सब में उत्तर प्रदेश 1 से 5 के अंदर आता है और 45 में नंबर 1 है। गैस भेजा, 1 करोड़ 73 लाख महिलाओं के घर में गैस पहुंचाने का काम किया। उनको घर देने की योजना लाए, 82 लाख लोगों के घर में घर देने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। मोदी जी ने बिजली की योजना बनाई, 1 करोड़ 82 लाख लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया। मोदी जी ने मुफ्त वैक्सीनेशन भेजा। आज देश में सर्वाधिक वैक्सीन लगाने वाला कोई एक राज्य है तो अपना उत्तर प्रदेश। और इसके साथ साथ मोदी जी ने गरीबों के लिए एक योजना लाए, क्योंकि कोरोना का सबसे बड़ा असर अगर किसी पे होता था तो हर रोज कमाकर हर रोज खाने वाले गरीबों पर होता था। उन्होंने हर गरीब घर में प्रति माह 5 किलो अनाज 2 साल तक भेजने का निर्णय किया। योगी जी ने इसमें दलहन को भी ऐड किया, तेल भी डाल दिया, नमक भी डाला और ये सारी योजना 2 साल तक 15 करोड़ गरीबों को घर में मुफ्त खाने का सामान पहुंचाने का काम मोदी जी और योगी जी ने किया है। मित्रों, आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। उनको तो लगता है अच्छाई हुआ है, ये कोरोना के कारण सभाएं सीमित हो गई है, लोगों के बीच में जाना नहीं पड़ रहा है। मगर मैं उनको कहना चाहता हूं, भैया जो अपप्रचार करना हो वो कर लो। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उत्तर प्रदेश की जनता फिर से एक बार 300 पार करेगी।
मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को कहने आया कि आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, योगी जी के शासन में जेल की सलाखों के पीछे। कोई संभावना नहीं है अखिलेश बाबू, कोई संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सालों के बाद इनके आतंक से बाहर आ गई। मित्रों, पर्चा डालने का मुहूर्त है। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। मैं आज गोरखपुर आया हूं। इसी शहर को गोरक्षनाथ मंदिर के 3 पीढ़ी ने सलामती देने का भी काम किया है और संवारने का भी काम किया है। मेरा योगी जी के गुरु महंत अवैधनाथ जी से निकट का संबंध रहा। मुझे मालूम है अवैधनाथ जी ने सबको साथ लेकर किस प्रकार से समग्र समाज को एकत्रित किया जा सकता है, उसका देश के सामने बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। और योगी जी भी यहां से 5 बार सांसद रहे हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं एयरपोर्ट से गोरखपुर आया, पहले भी कई बार आया हूं, अभी भी आया हूं। हर बार गोरखपुर का सौंदर्य और जवानी दोनों बढ़ती जाती है और अच्छा दिखता है। मित्रों, गोरखपुर के लिए एक जमाना में यूपी बिहार के माफियाओं के छुपने की स्थान माना जाता था। आज गोरखपुर के स्पेलिंग को सुबह ही मुझे एक पत्रकार ने व्हाट्सएप किया कि अमित भाई वहां बता दे जा। मैं को बता दूंगा, भैया व्हाट्सएप करो। उसने बहुत सुंदर व्हाट्सएप किया है। जी से गंगा एक्सप्रेस, बोलिए जी से। ओ से ऑर्गेनिक कृषि, बोलिए ओ से। आर से रोड, ए से एम्स, के से खाद का कारखाना, पीयू से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आर से रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर बनाने का काम योगी आदित्यनाथ ने। मित्रों, योगी जी के जनप्रतिनिधि नाते एक मुद्दे को मैं जरूर कहना चाहूंगा। सपा बसपा, बसपा सपा, ये बुआ भतीजे का राज था। गोरख क्षेत्र के अंदर जापानी बुखार से कई बच्चे, सैकड़ों बच्चे मौत के शरण हो जाते थे। योगी जी सांसद से तब से मुद्दा उठाया था। 2014 के चुनाव में मैंने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करा मंदिर के प्रांगण में, वहां पर भी सवाल आया, योगी जी ने उसका सटीक जवाब दिया था। जब योगी जी को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, आज 90% केस कम हो गए हैं। पूरे गोरख क्षेत्र को सुरक्षित किया है। मित्रों, आज मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उत्तर प्रदेश को सुरक्षित कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उत्तर प्रदेश को विकास दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही माताओं बहनों का सम्मान बचाकर गौरव के साथ जीने का मौका दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीब, पिछड़े, दलित लोगों को जीवन को ऊपर लाने का काम ही करती। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बना सकती है। अंत में आज गोरख में आए हुए नागरिकों के माध्यम से मैं समग्र उत्तर प्रदेश की जनता को करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि फिर से एक बार इसी मन से हमने 300 पार का लक्ष्य भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने रखा है। भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य लेकर हमारे कार्यकर्ता घर घर आएंगे। विनम्रता के साथ आपका आशीर्वाद, आपका वोट और आपका सहयोग मांगेंगे। मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता पर कि आपका आशीर्वाद, वोट और सहयोग तीनों हमें मिलेगा। और आज मैं योगी जी और सारे हमारे विधायक के प्रत्याशी
जो नामांकन कर रहे हैं वो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ईश्वर आपको बड़ी सफलता दे। यूपी की जनता का आशीर्वाद आपके साथ रहे और सभी के सभी लोग प्रचंड बहुमत से विजयी बनकर बाहर आए, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। फिर से एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, 300 पार के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और यहां से पश्चिमी यूपी तक पहुंचे, ऐसी आवाज में बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. At the outset, sir, I want to take a moment to express my empathy for those who had to bear adverse health and economic effects of the pandemic. The overall sharp rebound and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With an accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, we are in a strong position to withstand challenges. I am confident that with Sabka Prayas, we will continue our journey with strong growth. Honorable Speaker, we are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav and have entered into Amrit Kal, the 25-year-long lead up to India at 100. Honorable Prime Minister, in his Independence Day address, had set out the vision for India at 100. By achieving certain goals during Amrit Kal, our government aims to attain this vision. They are complementing the macroeconomic level growth focus with a microeconomic level all-inclusive welfare focus, promoting digital economy and fintech, technology-enabled development, energy transition, and climate action, and relying on virtuous cycles starting from private investment with public capital investment, helping to crowd in private investment. Since 2014, our government's focus has been on empowerment of citizens, especially the poor and the marginalized. Measures have included programs that have provided housing, electricity, cooking gas, and access to water. We also have programs for ensuring financial inclusion and direct benefit transfers. We are committed to strengthening the abilities of the poor to tap all opportunities. Our government constantly strives to provide the necessary ecosystem for the middle classes, a vast and wide section which is populated across various middle-income brackets, to make use of the opportunities they so desire. This budget seeks to lay the foundation and give a blueprint to steer the economy over Amrit Kal of the next 25 years, from India at 75 to India at 100. It continues to build on the vision drawn in the budget of 21-22. Its fundamental tenets, which included transparency of financial statement and fiscal position, reflect the government's intent, strengths, and challenges. This continues to guide us.
The initiatives of the last year's budget have seen significant progress and have been provided with adequate allocations in this budget as well. The strengthening of health infrastructure, speedy implementation of the vaccination program, and the nationwide resilient response to the current wave of the pandemic are evident for all. The productivity-linked incentive in 14 sectors for achieving the vision of Atmanirbhar Bharat has received excellent response, with potential to create 60 lakh new jobs and an additional production of 30 lakh crore during next 5 years. Towards implementation of the new public sector enterprise policy, the strategic transfer of ownership of Air India has been completed. The strategic partner for Neelachal Ispat Nigam Limited has been selected. The public issue of the LIC is expected shortly. Others too are in the process for 2022-23. प्लीज The नो, National Bank आपको for पर्याप्त मौका पर्याप्त अवसर मिलेगा, बेटे बेटे टिप्पणी मत कीजिए। the National Bank for Infrastructure Development and National Asset Reconstruction Company have commenced their activities. Honorable Speaker, sir, Budget 2021-22 had provided a sharp increase in provision for public investment or capital expenditure. Throughout the year, with the Honorable Prime Minister guiding the implementation, our economic recovery is continuing to benefit from the multiplier effect. This budget continues to provide impetus for growth. It lays a parallel track of 1. A blueprint for the Amrit Kal, which is futuristic and inclusive. This will directly benefit our youth, women, farmers, the scheduled castes, and the scheduled tribes. And number 2, big public investment. Number 2, big public investment for modern infrastructure, readying for India at 100. This shall be guided by PM Gati Shakti and be benefited by the synergy of multimodal approach. Moving forward on this parallel track, we lay the following 4 priorities: PM Gati Shakti, inclusive development, productivity enhancement and investment, sunrise opportunities, energy transition, and climate action, and 4, financing of investments. PM Gati Shakti. PM Gati Shakti is a transformative approach for economic growth and sustainable development. The approach is driven by 7 engines, namely roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways, and logistics infrastructure. All 7 engines will pull forward the economy in unison. These engines are supported by the complementary roles of energy transmission, IT communication, bulk water and sewerage, and social infrastructure. Finally, the approach is powered by clean energy and Sabka Prayas. The efforts of the central government, the state governments, and the private sector together, leading to a huge job and entrepreneurial opportunities for all, especially the youth. PM Gati Shakti Master Plan, National Master Plan. The scope of PM Gati Shakti National Master Plan will encompass the 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity, and logistics efficiency. It will also include the infrastructure development by the state governments as per Gati Shakti Master Plan. The focus will be on planning, financing, including through innovative ways, use of technology, and speedier implementation. The projects pertaining to these 7 engines in the national infrastructure pipeline will be aligned with PM Gati Shakti framework.
The touchstone of the master plan will be world-class modern infrastructure and logistics synergy among different modes of movement, both of people and goods, and location of projects. This will help raise the productivity and accelerate economic growth and development. Road transport. PM Gati Shakti Master Plan for expressways will be formulated in 22-23 to facilitate faster movement of people and goods. The National Highways network will be expanded by 25,000 kilometers in 2022-23. 20,000 crores of rupees will be mobilized through innovative ways of financing to complement the public resources. The data exchange among all mode operators will be brought on unified logistics interface platform, designed for application programming interface. This will provide for efficient movement of goods through different modes, reducing logistics cost and time, assisting just-in-time inventory management, and in eliminating tedious documentation. Most importantly, this will